पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कटंगी के पास डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल के विरोध में 2 जनवरी को डॉक्टरों ने मनाया काला दिवस। प्राइवेट नर्सिंग होम में बंद रही ओपीडी, मरीज होते रहे परेशान, सरकारी डॉक्टरों ने लगाई काली पट्टी। बैहर क्षेत्र में एकात्म यात्रा का आदिवासियों ने किया विरोध, कहा संविधान के खिलाफ है यह आयोजन। प्राइवेट स्कूल के एक छात्र ने दूसरे को ब्लेड मारकर किया घायल। पोषण पुनर्वास केंद्र में छाई वीरानी, महज 7 कुपोषित बच्चों को मिल रहा स्वास्थ्य लाभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म होने के बाद भी नहीं बदली हालात, सर्वे कार्य भी ठप। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का समारोह पूर्वक समापन और कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। अब समाचार विस्तार से। कटंगी के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। 1 जनवरी की रात 9 बजे यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार ये तीनों युवक एक मोटरसाइकिल में कटंगी से अपने घर ग्राम खमरिया जा रहे थे। तभी बेलगाम भाग रहे एक डंपर ने इस मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक ने कटंगी के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक खमरिया निवासी चंद्रभान कोड़ापे, मुकेश बिंदवानी और जमुनिया निवासी कृष्णा भलावी बताए हैं। ये तीनों युवक 1 जनवरी को कटंगी आए थे और काम निपटाने के बाद रात 9 बजे कटंगी अपने घर खमरिया जाने निकले थे। तभी एक डंपर ने तीनों को मौत की नींद सुला दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया गया है। यह विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसी के चलते 2 जनवरी को नगर के सभी निजी चिकित्सकों द्वारा ओपीडी बंद रखी गई। वहीं शासकीय चिकित्सकों ने काली पट्टी लगाकर सेवाएं दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला शाखा के पदाधिकारियों ने एक बैठक भी ली। वैनगंगा क्लब में हुई बैठक में इन डॉक्टरों द्वारा इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल के दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त की गई। मैं डॉक्टर अनीता पाराशर, प्रेसिडेंट IMA बालाघाट। मैडम, आज पूरे चिकित्सक लोगों द्वारा हड़ताल की जा रही है, एक दिवसीय हड़ताल। क्या है ये, क्यों किया जा रहा है हड़ताल? सरकार ने एक नया बिल लेकर आए हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल, जिसकी जो कुछ मुद्दे हैं वो हम जो एलोपैथिक विधा के चिकित्सक हैं इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और इसी के विरोध में हम लोग ये आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसमें हमने ये किया, पूरे ऑल ओवर भारत में ये निश्चय किया गया है कि सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे तक हम लोग कोई पेशेंट नहीं देखेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज दी जाएंगी। लेकिन जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो काली पट्टी लगा कर काम कर सकते हैं। जो एक्ट है क्योंकि आम जनता को भी मालूम होना चाहिए कि ये एक्ट क्या है और उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस एक्ट में एक ब्रिज कोर्स करके कोई भी झोला छाप किसी पैथी का डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। सेकंड, भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली हो जाएगी इसमें। थर्ड, जो MBBS करके डॉक्टर्स निकलते हैं उनके लिए एक एग्जिट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, लेकिन बाकी किसी विधा के लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। इसके अगेंस्ट प्रोफेशनल बॉडी को हटाकर अपने कुछ चुने हुए नुमाइंदों और राजनेताओं के जो लोग हैं वो आ जाएंगे और वो ही हमारी सारी चिकित्सा शिक्षा को। वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर RK मिश्रा और डॉक्टर अशोक लिल्हारे ने इस बिल को चिकित्सक समुदाय के लिए कष्टप्रद बताया। मैं डॉक्टर RK मिश्रा, NT स्पेशलिस्ट, जिला अस्पताल बालाघाट में। सर, आज आप लोग काली पट्टी लगा करके जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, क्या वजह है कि काली पट्टी लगा करके सेवाएं दे रहे हो? क्या विरोध करना चाहिए? हम लोग सरकार की दमनकारी नीतियाँ हम लोगों के खिलाफ चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे काली पट्टी लगा के कल हड़ताल नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कल अपनी काली पट्टी लगा के हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कब तक एक ही दिन का है? अभी तो एक ही दिन का है। सर, कैसी नीति है उनकी जो मतलब चिकित्सकों के जितनी भी नीतियाँ हैं सब हम लोगों के खिलाफ ही हैं। ऐसी कोई भी हर नीतियाँ ऐसी हमारे खिलाफ है। कैसी नीति? फिर भी जितनी नीतियाँ बना रहे हैं हम लोग कोई पक्ष में नहीं है। जो भी बना रहे हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ करते हैं, हमेशा डॉक्टरों को दबाने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर के पक्ष में ऐसी कोई नहीं है, विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। भाई विरोधी नहीं, हम लोग काफ़ी घोर विरोध कर रहे हैं। पूरा चिकित्सक समुदाय के शासन की अमानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए
जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो चिकित्सक समुदाय के लिए काफ़ी कष्टदायक है। जैसे कि अपन को जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, उनको एलोपैथिक चिकित्सक संपर्क से दिया जा रहा है। हम लोग इतने मेहनत करते हैं, अपन जिस सब्जेक्ट में क्वालिफाई हैं, सक्षम हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में अपन ज्ञान है, कोई ज्ञान का सदुपयोग मरीजों के लिए किया जाए। जो चिकित्सक इस ज्ञान से वंचित हैं, जिसको आइडिया नहीं है, उन चिकित्सकों को एलोपैथिक मेडिसिन में ऑथराइजेशन करना ये चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सक समुदाय के लिए एक शर्मनाक बात है। आपको बता दें 2 जनवरी को नगर के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम में ओपीडी बंद रहने से मरीज परेशान होते रहे। शासन द्वारा 4 और 5 जनवरी को बैहर में एकात्म यात्रा का आयोजन किया गया है। शासन द्वारा आयोजित इस एकात्म यात्रा को आदिवासी रीति रिवाजों को ठेस पहुंचाने वाला आयोजन बताते हुए आदिवासी संगठन ने इस एकात्म यात्रा का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने एकात्म यात्रा का आयोजन आदिवासी क्षेत्रों में न किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पारंपरिक ग्राम सभा गणराज्य संगठन के अध्यक्ष हेमलाल धुर्वे ने बताया कि संविधान के नियम के अनुसार कोई भी गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते संगठन द्वारा एकात्म यात्रा का विरोध किया जा रहा है। हेमलाल धुर्वे कहाँ से हैं? बिरसा पारंपरिक गांव गणराज्य का अध्यक्ष। सर, आज आपने शिकायत की एसपी साहब और कलेक्टर साहब को कि एकात्मक यात्रा को लेकर के जी क्या शिकायत थी और क्यों की शिकायत? शिकायत इस बात के लिए की है कि जो बैहर, बिरसा और परसवाड़ा ये तीनों ब्लॉक जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है और इन क्षेत्रों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत गैर आदिवासियों के द्वारा कोई भी आयोजन प्रतिबंधित है। वो संवैधानिक है, संविधान से अधिकार प्रदत्त है कि उन क्षेत्रों में किसी प्रकार का जो आदिवासी के रीति रिवाज संस्कृति को ठेस पहुंचता हो ऐसा कार्यक्रम जो है वहाँ प्रतिबंधित है। इसी बात को लेकर के हमने महामहिम राज्यपाल जी को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने इसका ज्ञापन दिया है और ये कार्यक्रम हम उसका विरोध करते हैं। हम उस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जी, ये आपका एकात्म यात्रा की एकात्म यात्रा में जो बैहर में 4 तारीख से 4 और 5 तारीख को जिसका आयोजन है। ये एकात्म यात्रा का आयोजन शासन द्वारा किया जा रहा है, इसका क्या ये आपकी नज़रों में सही है, गलत है? बिल्कुल हमारे क्षेत्रों में गलत है साहब। जो क्या है, क्या तथ्य किस आधार पर बोल सकते हैं? भारत के संविधान 244(1) के तहत जो आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत देश में जो है 10 राज्य हैं। 10 राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ऐसे जो है 10 राज्य हैं जहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासियों के द्वारा किसी प्रकार का आयोजन जो है प्रतिबंधित है। जो ये प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 खंड 91 और 92 में भी प्रावधान है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रावधान है, इन क्षेत्रों में ये वर्जित है। नगर के एक प्राइवेट स्कूल के छात्र ने अपनी ही कक्षा के छात्र को ब्लेड मारकर घायल कर दिया। यह घटना स्कूल से छुट्टी होने के बाद हुई। घायल छात्र भटेरा चौकी निवासी चिन्मय पटले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं ब्लेड मारने वाला छात्र शेख नुमान फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों छात्र जब छुट्टी होने पर वापस घर आ रहे थे तभी देवी तालाब के पास नुमान ने उसे ब्लेड मारकर घायल कर दिया। लोगों ने बीच बचाव कर छात्र चिन्मय को बचाया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया है। ग्राम नेत्रा के साईं मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान मंगलवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के बाद हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए।
का परिचय बताएं। मैं संतोष लारे, ग्राम पंचायत नेत्रा से सरपंच हूँ। ये शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, कहाँ से निकाली जा रही है? और ये शाही मंदिर निकाली जाती है। पिछले 5 वर्षों से बराबर मैं 2 तारीख को निकाली जाती है। शाही मंदिर वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष ग्रामीण जन के द्वारा मनाया जाता है। तो ये कौन सा साल चल रहा है? ये 5वां वर्ष है। कितनी शोभा यात्रा में कितने कलश रखे गए हैं? 200 शोभा यात्रा में 201 कलश है। अभी क्या क्या कार्यक्रम होंगे? और रात्रि में शाही जागरण है राजभाटी के द्वारा। अभी हवन पूजन एवं महाप्रसादी होगी। करीब महाप्रसादी 7-8 हज़ार मतलब लोग महाप्रसादी ग्रहण करते हैं 29 तारीख को। 29 दिसंबर को कलश जलाए, 5 दिन कलश रहता है मंदिर में। उसके बाद 2 जनवरी को शाही जन्मोत्सव मनाया जाता है। 2 जनवरी के दिन सुबह 10 बजे शोभा यात्रा निकाली जाती है। कलश शोभा यात्रा, शाही डोला। उसके बाद गांव भ्रमण के बाद फिर हवन पूजन होगा। हवन पूजन के बाद फिर महाप्रसादी होगी। रात्रि में शाही जागरण। नए वर्ष के पावन अवसर पर पुराने राम मंदिर में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। 2 चरणों में आयोजित इस श्री राम कथा का वाचन वेदाचार्य श्री हरिशंकर प्रसाद शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जिसका समापन 8 जनवरी को हवन यज्ञ व महाप्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। संगीतमय श्री राम कथा के आयोजन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्री राम मंदिर ट्रस्ट के राम जी ने कहा किससे साधन है, अरे स्वामी अमंगल मूलो अमंगल दवन। जब स्वामी सेवक के घर में आए तो मंगल के कारण है, परंतु बने राम तो वही बुला रहा। रामायण पढ़ते हैं, रामायण को लोग मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। नीच की संगत करेंगे तो नीची बुद्धि मिलेगी, और विद्वानों का, संतों का, महापुरुषों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, ऋषियों का, मुनियों का संग करोगे, ऐसी आज कुछ चुपोट की बुद्धि हो जाएगी। आज मंथरा जो दासी थी स्वामिनी हो गई, और कैकेयी ने कहा अरे दासी तो मेरा वास्तव में बड़ा साथ संभाल कर रखती हो, अब बताओ ये काम कैसे, सब बताओ। उन्होंने कहा आपको याद नहीं है। सचिव श्याम कौशल ने आयोजन की जानकारी देते हुए नगरवासियों से आयोजन का लाभ उठाने की अपील की है। ये हमारा पुराना श्री राम मंदिर है। यहाँ पे हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, श्री हरिशंकर प्रसाद शास्त्री जी। ये रहने वाले यूपी के हैं, बहुत अच्छी कथा पढ़ते हैं। तो राम कथा है, 7 दिन की राम कथा चल रही है, जो आज से प्रारंभ हुई है। ये 2 बजे से 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का है, और शाम 4 बजे से 7 बजे तक की है। इसको हम भव्य रूप में दे रहे हैं। मैं शहर की जनता से निवेदन करता हूँ कि आए और राम कथा का 2018 में लाभ उठाएं। जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य सभा में गत दिवस जनपद उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरे ने कोसमी की साख सेवा समिति का मामला उठाया और लोगों द्वारा जमा की गई राशि शीघ्र वापस दिलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने छात्रावास अधीक्षकों पर कार्यवाही को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा भेदभाव किए जाने का मामला भी उठाया। कि जो ग्राम पंचायत कोसमी में साख सेवा समिति के लिए जांच के लिए जांच में जो भी हुई कार्रवाई उसकी जानकारी के लिए हमने लिखे थे, तो सहकारिता बालाघाट द्वारा ये प्रतिवेदन आया है कि इसमें जो जांच है अभी भी चल रही है ना। और हमने साथ ही ऑडिट की रिपोर्ट मंगाए थे, जो 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट थी, उन्हें बुलाए थे। तो उनका एक गोलमोल जवाब आया है कि अभी भी साख सेवा समिति की जाँच चल रही है। इतने दिनों से ये मामला ज्वलंत मामला है, लोगों का पैसे का मामला है। जो गरीब मजदूर हैं उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से जो पैसा एकत्रित करके जमा किए थे, उनका मामला है। इन मामलों में, संवेदनशील मामलों में भी इतना लेट हो रहा है जांच में, और जांच तो हुई नहीं है। साथ ही ऑडिट की जो रिपोर्ट है आज तक के ने अपन को प्रस्तुत नहीं की, उनके पास तो होगी। हाँ, इसका मतलब सीधा ये मतलब है कि सहकारिता संबंधित जो कार्यालय है
नए वर्ष के आगमन पर ग्राम गोंगलई के भक्तों द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा ग्राम गड़दा सुदैना स्थित मां अन्नपूर्णा देवी कोड़ी पाठ पहुंची, जहां भक्तों द्वारा माता रानी को चुनरी अर्पित की गई। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम अधिकारी कर्मचारी संघ की बैठक पावर हाउस कॉलोनी स्थित विद्युत विभाग के जिला अभियंता कार्यालय के समक्ष हुई। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और 7वां वेतनमान की प्राप्ति पर खुशियां मनाई गईं। मैं आईडी पटले मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम अधिकारी कर्मचारी संघ का जिला सेक्रेटरी हूँ। किस संबंध में बैठक रखी गई थी? आज जो है मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के बैनर तले वर्ष 2015 और 2016 से सतत जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में 7वां वेतनमान की प्राप्ति होने के बाद आज सहयोग धन्यवाद सभा वर्ष 2018 के प्रथम दिन रख करके मध्य प्रदेश शासन और बिजली कंपनी के हमारे एमडी सभी लोगों को धन्यवाद पारित किया गया है और उनसे ये निवेदन किया गया है कि जो हमारे लंबित मांगे 4 बची हुई हैं, जिसका हमें आश्वासन उन्होंने लिखित रूप में दिया है, उन्हें भी वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। जिसमें पहली मांग है हमारे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने माननीय पारस जैन ऊर्जा मंत्री जी ने यह अध्यक्ष यूनाइटेड फोरम बालाहाट आज जो ये सभा यहाँ पे रखे हैं, जो हमारा 7वां वेतनमान की मांग मानी गई है, उसके संबंध में सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद प्रस्ताव धन्यवाद देने के लिए सभी लोगों को ये किए हैं और जो हमारी जो लंबित मांगे हैं, 4 मांगे और जो मुख्य मांगे हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने हम लोगों को सहमति दी थी कि हम इसमें सकारात्मक चर्चा करेंगे और इसका हल निकालेंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज एकजुट हुए हैं कि हमारे आगे की लंबित मांग शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाए। परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा उमरी कटंगी में जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हवन कार्यक्रम के बाद ग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है और इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहने मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सबके सदगुरु महंत तेगीवाला जमले जी उपस्थित है, इन्हें भी मेरा प्रणाम। मंचा सिंह माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आम आदमी पार्टी की संकल्प यात्रा 2 जनवरी से शुरू हुई। मंगलवार को अंबेडकर चौक से इस यात्रा की शुरुआत की गई। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुकेश जायसवाल ने बताया कि यह संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी और दिल्ली की सरकार की उपलब्धि को जनता के सामने रखा जाएगा। सर बताइए यात्रा पूरा परिचय देंगे। डॉक्टर मुकेश जायसवाल, प्रदेश संगठन सचिव, जबलपुर जोन प्रभारी। बताइए किस संबंध में रैली निकाली गई है? आम आदमी पार्टी ने आज 2018 को 2 जनवरी को एक संकल्प लिया है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जनता के लिए काम कर रही है, उसी तरह मध्य प्रदेश बदलेंगे संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में आज निकाली जा रही है। हमने भी संकल्प लिया है कि धृतराष्ट्र मुख्यमंत्री के खिलाफ, महिला अत्याचारी सरकार के खिलाफ, किसान हत्यारी शिवराज सरकार के खिलाफ, कुपोषण मध्य प्रदेश में पहले है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आम आदमी पार्टी आज सड़क पर उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 2018 में सरकार के द्वारा कुपोषण उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की मदद से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।
लेकिन हाल ही में हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का असर अब भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। नगर के पोषण पुनर्वास केंद्र में वर्तमान में महज 7 बच्चों को ही स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है, जबकि 2 माह पहले केंद्र में बच्चों की संख्या करीब आधा सैकड़ा थी, जो अब गिनती की रह गई है। वहीं ग्रामीण अंचलों में दस्तक अभियान भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जैन ने कहा कि कुपोषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग सेवाएं देता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 जनवरी से सेवाएं देने की वजह से कुपोषण को दूर करने के सर्वे के कार्य में रफ्तार नहीं आ पाई है। समय के साथ स्थिति बदलेगी। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित शालेय वार्षिक उत्सव का मंगलवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत CEO मंजूषा विक्रांत राय शामिल हुई, जिनका शालेय स्टाफ के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत CEO श्रीमती राय ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। छात्रों को किताबी ज्ञान के अलावा हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। काफी समय जाया होता था, जाया नहीं रहेंगे, मतलब लगाते थे तैयारियों के लिए, और आप लोगों की इस तरह से प्रतिभा का भी एक मौका मिलता है दिखाने का। तो मैं समझती हूँ कि ये सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। जो जिसके अंदर प्रतिभा है वो अपने इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। और हम ये चाहते हैं कि खूब पढ़ें। आजकल मतलब ऑलराउंडर होने का ज़माना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़े बन के रहना है, बहुत अच्छा डांस करना है, बहुत अच्छा गाना गाना है, बढ़िया अपने आप को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना है, स्पोर्ट्स में भाग लेना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। और लड़के और लड़कियों के बीच में कोई फर्क नहीं, लड़के और लड़कियों के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जितना लड़के कर सकते हो कि लड़कियाँ कर सकते हैं। इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां। वहीं इस आयोजन के संबंध में स्कूल के प्राचार्य R.K. लटारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
देखिए, हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव के अंतर्गत 1 और 2 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और वार्षिक खेलकूद गतिविधियों के अंतर्गत भी हम प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। जैसा आप जानते हैं, इन 2 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए एक अवसर होता है जिनमें प्रतिभा है, उनको यदि मार्गदर्शन दिया जाए, उनको यदि हम मंच प्रदान करें तो निश्चित ही उनमें निखार आता है। और ऐसे जो माध्यम होते हैं, चूँकि विद्यालय का काम अध्यापन के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है और इसी उद्देश्य को लेके बच्चों की प्रतिभाओं को हम और आगे बढ़ा सकें, वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर और उनका उत्साहवर्धन हो पाए, इस दृष्टि से हमने 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपस्थित हुई। उनने बच्चों को बहुत समय दिया और बच्चों को संबोधित भी किया। बच्चों की प्रतिभाओं के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो मंच में प्रदर्शन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चे दे रहे हैं, ऐसी प्रतिभाशाली बच्चे मतलब बिल्कुल स्टेट और नेशनल लेवल तक के बच्चों की प्रतिभा मुझे यहाँ पर झलक रही है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मानपुर के सर्राटी पुल पर पंचायत द्वारा 40,000 रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन इस स्ट्रीट लाइट को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है, जिसके बाद पंचायत द्वारा दूसरी बार स्ट्रीट लाइट लगाई गई, लेकिन असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने इन तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगस्त के समय लगाए थी इसको। ग्रामीणों को कहना चाहिए परेशानी होती थी और कई बार है तो ग्रामीण है तो हम आके बोलते थे कि पुल के ऊपर अंधेरा है तो यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए, इसलिए हम बोले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्ट्रीट लाइट लगवाए थे। वहाँ पे चोरी हो गई लाइट। अब इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, पर हमने थाने में जानकारी दे दी है। यहाँ पे 14 अगस्त के माध्यम से जो लाइट लगाई गई थी उसको हमारे क्षेत्र को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। तो लालबर्रा के क्षेत्र के लिए एक अच्छा प्रयास था कि वहाँ आते जाते लोगों को रोशनी की बहुत कमी थी, उसको हम लोगों ने सामूहिक रूप से सरपंच के साथ मिलकर लाइट की व्यवस्था बनाई थी। लेकिन ना जाने कुछ लोगों को शायद इनलीगल काम करने में परेशानी आ रही हो, इसलिए उन्होंने तोड़फोड़ करके एक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है क्षेत्र को। आगे क्या कार्रवाई इसके बारे में फिर आप कर रहे हैं? मतलब इसके बारे में कार्रवाई तो हम उन शरारती तत्वों का पता लगा रहे हैं और भविष्य में हम आने वाले अप्रैल में जो परफॉर्मेंस की राशि आएगी उससे हम हाई मास्क लाइट लगा देंगे ताकि वो बहुत ऊपर रहे और तोड़फोड़ से काफ़ी बचत रहेगी। वारासिवनी के विधायक कार्यालय में 2 जनवरी को एकात्म यात्रा की आवश्यक बैठक हुई। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और एकात्म यात्रा प्रभारी निरंजन बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में एकात्म यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। उसके बाद पृथ्वी दिवस जो हमारे जिले का यात्रा था 6 तारीख को गरला से हमारे वाराणसी विधानसभा का जो प्रोग्राम पड़ता है रेंगा टोला, तो रेंगा टोला में यात्रा का बहुत स्वागत किया जाएगा। हमारे माननीय को 12 बजे लालबर्रा का जनसभा 6 में स्वागत करने के लिए जितने रास्ते में गाँव पड़ रहे हैं, पंचायत में सभी पंचायत की जनप्रतिनिधि, इस पंचायत के अधिकारी, सरपंच, पंचायत समन्वय और समस्त नागरिक। एकात्म यात्रा की जो तैयारियां हैं, अभी अपन ने प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्स लगाए हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं और गाँव में इसका मुनादी भी कराई जा रही है एकात्म यात्रा की। चूँकि ये बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है मध्य प्रदेश की और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन अभियान परिषद के माध्यम से
पूरे प्रदेश में 4 यात्राएं निकाली जा रही है। उसमें से एक यात्रा अमरकंटक से हमारे वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के रेंगा टोला से प्रवेश करेगी और अभी हम 4 तारीख से इसके प्रचार प्रसार के लिए जीप द्वारा अनाउंसमेंट भी कराएंगे और जन जन तक एकात्म यात्रा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हुई हो कि आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा हेतु धातु संग्रहण एवं जन जागरण अभियान के तहत एक एकात्म यात्रा 19 दिसंबर 2017 से मध्य प्रदेश में 4 जगह से प्रारंभ की गई है। ओमकारेश्वर, पचमढ़ा, रीवा, उज्जैन और अमरकंटक। तो ये 4 यात्राएं प्रदेश में एक साथ 19 दिसंबर से प्रारंभ हुई है और 19 दिसंबर से प्रारंभ होकर 21 जनवरी की शाम तक ये चारों यात्राएं प्रदेश के सभी जिलों से यात्रा कर ओमकारेश्वर पहुंचेगी और ओमकारेश्वर में 22 जनवरी को आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट अष्टधातु की प्रतिमा का भूमि पूजन कार्यक्रम हमारे देश के माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा होना है। तो ये इसलिए धातु संग्रहण और जनजागरण के लिए और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने जो योगदान किया था, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। हमारा तो वारासिवनी के तहसील कार्यालय में 2 जनवरी को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के अनेक लोग अपनी समस्याएं लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे। वहीं इस जन सुनवाई में वार्ड नंबर 4 की पार्षद रामकली टेकाम भी वार्ड वासियों के साथ पहुंची और एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर वार्ड में निर्माण कार्यों की अनदेखी की शिकायत की। इस मामले पर जब नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। हमारे वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी नहीं है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए राजस्व की भूमि खाली है। उसमें आंगनबाड़ी बनाने के लिए सोचा था, वहाँ दूसरे ने अतिक्रमण कर लिया, उसको हटाने के लिए। क्या विकास कार्य नहीं हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कतें जा रही है? हाँ, उसमें नाली नहीं बन रही है, पाइपलाइन नहीं डल रही है, उसमें मच्छर आ रहे हैं, गंदगी फैल रही है, उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है। उसको बचाव के लिए नगर पालिका में शिकायत किए तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ आए हैं। मैं अपने वार्ड की समस्या को लेके आई हूँ, यहाँ जन सुनवाई में आई हूँ आज, क्योंकि नगर पालिका में अध्यक्ष है, सीएम है, कोई काम नहीं सुन रहे हैं। कई बार हमने आवेदन लगाए गए हैं, उसके बारे में भी कुछ आज तक सुनवाई नहीं किए हैं। तो आज जन सुनवाई में आए हैं, ना अध्यक्ष सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। क्या समस्या है, क्या जा रही है? समस्या ये है कि हमारे वार्ड, हमारे मोहल्ले में शिव मंदिर गली में ना नया पाइप दिया गया है, लाइन पाइप पानी का, ना रोड बन रही है, ना नाली बन रही है। बहुत दिन की ये समस्या है और अभी आंगनवाड़ी के लिए भी मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी है, हो गया है और इसमें भी दूसरे कब्जा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उचित कार्यवाही की मांग की। ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को बोनस दिया गया, इसी तरह प्रदेश के किसानों को भी बोनस मिले, साथ ही मेड़ बधान के समान ही खेती के सारे काम रोजगार गारंटी से कराए जाएं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम की नदी में स्टॉप डैम का निर्माण कराया जाए। यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो समस्त किसानों के द्वारा एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या समस्या ये है कि जैसे छत्तीसगढ़ में किसानों को 300 रुपया प्रति कुंटल बोनस दिया गया, हमारी भी यहाँ हमारी मांग है कि 300 रुपये प्रति कुंटल बोनस दिया जाए। दूसरी मांग है कि किसानों की जो समस्या हैं, रोजगार गारंटी के तहत ही सारे कार्य खेती के किए जाएं,
उसमें कुछ अनुदान भी दे। अभी पिछली बार तो मेड़ बंधान का जो कार्य है पूरा पैसा ही गवर्नमेंट ने न दिया, वह पैसा सीधा किसानों के खाते में आता तो शायद उसका सदुपयोग होता। तो इसलिए हमारी मांग है कि खेती के जितने सारे नए कार्य है रोजगार गारंटी के तहत ही हो, उसमें कुछ सरकार चाहे तो अनुदान दे। और तीसरी नई मांग है जो अभी देवरी से लिंगा रोड सेंक्शन हुई है मगर उसमें PW विभाग द्वारा टेंडर पास नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि तत्काल टेंडर पास नहीं किया जाए और उस रोड का काम चालू किया जाए। समय में किस प्रकार कदम उठाया जाएगा? हम फिर क्या है इसमें सभी गाँव के किसानों को लेने करके बहुत अच्छे तरीके से फिर हम लोग आंदोलन। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित गोंगलई के वार्ड नंबर 6 में मंगलवार को भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में बौद्ध विहार का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे, ग्रामीण शाखा के मछेंद्र बोम्बार्डे, सरपंच गंगा प्रसाद लिल्हारे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। वारासिवनी के वार्ड नंबर 13 स्थित कबीर कुटी भवन में नववर्ष के अवसर पर आनंद मेला का आयोजन किया गया। श्री सद्गुरु कबीर कोष्ठी समाज उन्नति परिषद द्वारा आयोजित इस आनंद मेला में समाज के लोगों ने शामिल होकर खूब आनंद लिया। महिला वर्ग और मध्यम वर्ग का जो बुजुर्ग वर्ग आज हमारे समाज से जुड़ रहा है। आनंद मेला का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में बच्चों के स्टॉल लगे हैं और थोड़ा वैवाहिक कार्यक्रम भी है, इसमें देखा देखी का, साथ में युवा मंडल भी साथ में है और महिला संगठन के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के प्रसादी बंधु? समाज के संदेश में क्या है, युवा लोग आगे आए, बच्चे आगे आए, समाज आगे बढ़े। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम मेहंदीवाड़ा में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन 1 जनवरी को किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, जिला पंचायत सदस्य रोहिणी हरनखेड़े और सरपंच किशोर कुमारे की प्रमुख उपस्थिति में यह भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये समाचार पत्र में आ रहा है। आज के समारोह के मुख्य अध्यक्ष के लिए यथास्थान ग्रहण किए। आज के अध्यक्ष 13 लाख रुपए का पंचायत भवन, 2 लाख रुपए दीदी के, 5 लाख रुपए का हमारे सांसद जी बोध सिंह भगत, सीमेंट रोड मेहंदीवाड़ा से लिंक रोड। इसके अलावा अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे प्रदीप भैया घोषणा करके गए थे, यहाँ हमारे सभी साथी थे, जो 3-4 लाख रुपए की और कमी जाएगी वो हम किशोर भैया को देंगे। इससे लगभग हम 25 लाख से ऊपर चले जाएंगे। कभी नहीं दिया। माध्यमिक शाला के बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को, हायर सेकेंडरी के बच्चों को ही पुस्तकें मिलती है और स्टेशनरी मिलती है। हम सब लोग परसों मैंने 4 लाख रुपए की किताब बांटा SSP कॉलेज में, 4 लाख रुपए की। ये सरकार शिवराज की कौन सरकार थी? कौन? मेहंदीवाड़ा पंचायत को बाउंड्री वाल गुनीसारा प्राइमरी स्कूल के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका भूमि पूजन आज विधायक महोदय के द्वारा भूमि पूजन कराया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य भी उपस्थित थे और गांव के गणमान्य भी उपस्थित थे। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कटंगी के पास डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल के विरोध में 2 जनवरी को डॉक्टरों ने मनाया काला दिवस। प्राइवेट नर्सिंग होम में बंद रही OPD, मरीज होते रहे परेशान, सरकारी डॉक्टरों ने लगाई काली पट्टी। बैहर क्षेत्र में एकात्म यात्रा का आदिवासियों ने किया विरोध, कहा संविधान के खिलाफ है यह आयोजन। प्राइवेट स्कूल के एक छात्र ने दूसरे को ब्लेड मारकर किया घायल। पोषण पुनर्वास केंद्र में छाई वीरानी, महज 7 कुपोषित बच्चों को मिल रहा स्वास्थ्य लाभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म होने के बाद भी नहीं बदले हालात, सर्वे कार्य भी ठप। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का समारोह पूर्वक समापन और
कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।